दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट का पैनल मंजूर नहीं और न ही सरकार को नरम रवैया। उनकी एक ही जिद है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने दी जाए। मतलब किसान नेताओं को किसी की बात नहीं सुननी, अपनी ही चलानी है। इसलिए जब मोदी सरकार ने कानूनों को 1.5 वर्ष तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया। संकेत साफ है कि मामला और उलझेगा। माना जा रहा है कि किसानों के बीच छिपे खालिस्तानी ही ये करने के लिए उकसा रहे हैं। किसान नेताओं ने अपने निर्णय में कहा कि नए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने से केंद्र के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा बयान जारी कर बताया कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से रद्द हों। साथ ही आंदोलन की मुख्य लंबित मांग 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने को दोहराया गया। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकाले जाने की भी बात कही है। बुधवार को 10वीं दौर की बातचीत में केंद्र सरकार ने किसानों को यह भी प्रस्ताव दिया था कि कृषि कानूनों को लेकर एक कमेटी बना देते हैं। आज किसान इसी प्रस्ताव पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को पूर्णतः खारिज कर दिया। सरकार के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन कानून वापस लेने की मांग पर अड़ी थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित कर दिया, जिसे देखते हुए 1 से 1.5 साल तक के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार किया गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढें। मीटिंग के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि बैठक में 3 कृषि कानूनों और एमएसपी पर बात हुई थी। सरकार ने कहा कि हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम इसे 1 से 1.5 साल तक के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 कानूनों और एमएसपी का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। सरकार एवं किसानों के बीच होने वाली 11वें दौर की वार्ता से पहले किसान नेताओं की तरफ से यह फैसला आना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्तावों को तत्काल स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। और अब किसान नेताओं के जवाब से ये गतिरोध बढ़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरह से किसान नेताओं का कहना है कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात कायम है, ये किसान आंदोलन की मुख्य मांगे हैं और वे इसी पर अडिग हैं। उससे साफ नजर आ रहा है कि आगे संकट और गहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में ईमानदार राजनीति का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार की बड़ी बेईमानी का खुलासा हुआ है। बीजेपी ने सीधे सीधे केजरीवाल सरकार पर 26,000 करोड़ रुपए डकारने का आरोप लगाया। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ का लोन दिया था, जिसमें से 26,000 करोड़ का कोई अता पता ही नहीं है। आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने सीएजी रिपोर्ट समेत कई दस्तावेज मीडिया को दिखाए। उन्होंने कहा कि सरकार के खातों से पिछले 5 साल में जल बोर्ड के स्थानांतरित किए गए 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब केजरीवाल, सत्येंद्र जैन या राघव चड्ढा को देने को तैयार नहीं है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पिछले 6 साल में अरविंद केजरीवाल की करतूतों के चलते दलाली जल बोर्ड बन गया है। मात्र 5 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिनमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 26,000 करोड़ रुपया हड़पने के बाद केजरीवाल सरकार डकार तक नहीं ले रही। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की स्थिति और सीएम केजरीवाल के विकास मॉडल पर बात करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि 28.8% घरों के अंदर नल द्वारा पानी नहीं पहुंच रहा है। मतलब साफ है कि 1/4 दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं है। केजरीवाल सरकार सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिल्ली की जनता का पैसा उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कह रहे, खुद दिल्ली सरकार की रिपोर्ट ये बात कह रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अनुमानित 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में सिर्फ 561 कॉलोनीज में सीवेज प्लांट डाले गए हैं और उनकी भी स्थिति दयनीय है। ऐसा दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट में लिखा है। साल 2015 में जितना पानी पीने योग्य बनता था, आज 6 साल बाद की स्थिति वैसी ही है। उसमें 5% की भी वृद्धि नहीं हुई। मतलब पिछले 6 सालों में दिल्ली की जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन जल बोर्ड के काम करने का तरीका जस का तस रहा।
केजरीवाल का ये दावा है कि दिल्ली वालों को यमुना में नहलाकर आचमन कराएंगे, लेकिन यमुना पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि घोटालों की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाएं और दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों पर चर्चा कराएं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यों के साथ हैं। दिल्ली की जनता को वो साफ करें कि आखिर 26,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है, उन पैसों को किन किन मदों में लगाया गया। केजरीवाल की नीयत यदि साफ है तो उन्हें इन पैसों का हिसाब देने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब गहराता जा रहा है। तांडव के खिलाफ एक तरफ देश में आक्रोश है, देश के कई शहरों में तांडव के खिलाफ अब तक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ पूछताछ करने मुंबई गई यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ तांडव की टीम लुका छिपी का खेल खेल रही है। Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव के मेकर्स के खिलाफ पिछले दिनों लखनऊ में शिकायत दर्ज की गई थी और इस संबंध में जांच के लिए यूपी पुलिस मुंबई में है। यूपी पुलिस की टीम जब सीरीज के डायरेक्टर, लेखक के घर और प्रोड्यूसर के दफ्तर पहुंची, इनमें से न तो कोई दफ्तर में मिला और न ही घर पर, सारे के सारे फरार। यूपी पुलिस की टीम सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर के घर पहुंची, वहां उन्हें घर पर ताला लगा मिला। ये देख पुलिस ने नोटिस उनके घर के बाहर ही चिपका दिया। यूपी पुलिस के अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हमने उन्हें 27 जनवरी को लखनऊ में आईओ के सामने पेश होने के लिए कहा है। उनके घर का दरवाजा बंद था और कोई था नहीं, इसलिए हमने वहां नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस नोटिस देने के लिए तांडव निर्माता हिमांशु मेहरा के दफ्तर भी पहुंची, मगर वहां भी उन्हें कोई नहीं मिला। यूपी पुलिस को कार्यालय पहुंचने के बाद पता चला कि वो जगह खाली कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि वह उन्हें ढूंढने में लगे हैं। इसी प्रकार सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी के घर जाने पर भी पुलिस को कोई नहीं मिला, घर बंद था, इसलिए पुलिस ने 27 जनवरी को लखनऊ में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस चिपका दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर, Amazon प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी को अग्रिम जमानत दी थी। इन सभी के खिलाफ सीरीज के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज हैं। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने चारों को गिरफ्तारी से 3 हफ्ते की राहत दी थी। बावजूद उसके यूपी पुलिस के सामने आने के बजाय ये सारे के सारे फरार हो गए। इस बात से इनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असंतुष्ट नेता और गांधी परिवार के करीबियों के बीच जमकर तकरार हुई। कार्य समिति की बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एक और नेताओं ने जल्द आंतरिक चुनाव कर अध्यक्ष चुनने की अपील की, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी नेताओं पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? क्या आपको सोनिया गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है? इसके बाद कांग्रेस के दोनों गुटों में जमकर तकरार हो गई। हाल ही में कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी पर एक तरह से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा था कि आखिर पार्टी के आंतरिक चुनाव कब होंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। आंतरिक चुनाव की बात से ही भड़क उठे गहलोत ने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय देश में किसान आंदोलन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं। क्या पार्टी इन मुद्दों पर फोकस करना जरूरी नहीं समझती? पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव तो बाद में भी हो सकता है। बता दें कि इससे पहले पार्टी के कई नेता संगठन के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख चुके हैं। मतलब साफ है, अशोक गहलोत बैठक में सोनिया गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। सूत्र बताते हैं कि असंतुष्ट गुट के नेता आनंद शर्मा ने बैठक में संगठन चुनाव का मुद्दा उठाया, जिस पर अशोक गहलोत ने उन्हें जवाब दिया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि पार्टी को जल्द ही इसका शेड्यूल निकालना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कई और भी मुद्दे हैं जो अहम हैं। अशोक गहलोत उन नेताओं में से हैं जो सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करने के बाद कांग्रेस अशोक गहलोत को ही पार्टी का अध्यक्ष का कमान सौंपने की तैयारी में है। अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल विस्तार का ताना बाना बुन रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी में एक खेमा उन्हें दिल्ली बुलाने और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए बेहतर विकल्प मान रहा है। राहुल गांधी ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी है, वे कांग्रेस अध्यक्ष का पद दोबारा से संभालने को तैयार हैं। गहलोत गांधी परिवार के जांचे परखे और भरोसेमंद नेता हैं। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह पार्टी को स्थायी अध्यक्ष पर जल्द फैसला लेना है, जबकि राहुल गांधी अभी तक इस बात पर हामी नहीं भर रहे। जो भी स्थायी अध्यक्ष बनेगा उसे राहुल गांधी के कार्यकाल का शेष समय मिलेगा। हालांकि राहुल के विदेश से लौटने के बाद उनके समर्थक फिर उन्हें जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो ऐसे में किसी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी होगा।
ऐसे में सोनिया गांधी की सक्रियता को देखते हुए या तो उन्हें ही स्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभालनी होगी या फिर विकल्प के तौर पर किसी वरिष्ठ नेता को तैयार करना होगा। इस उधेड़बुन में जो नाम सामने आए हैं उनमें अशोक गहलोत को इस पद पर सबसे उपयुक्त और नए पुरानों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले साल अशोक गहलोत को इस तरह का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन फिर दिल्ली के कुछ नेताओं के हस्तक्षेप से वे मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। बताते हैं कि ये फैसला गहलोत को ही लेना है कि वे राजस्थान छोड़कर दिल्ली आए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज की बैठक में ये बात सामने आई है। कांग्रेस जून महीने में आंतरिक चुनाव करा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव करवाएगी। CWC की बैठक में किसान आंदोलन, टीकाकरण और शैट विवाद पर जांच की मांग से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक में ये तय हुआ कि कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर लगातार कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेगी। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में वैक्सीन की कीमत तय की जा रही है, लेकिन गरीब कैसे टीका लगवाएगा। तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन में लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा था कि उनके पास टीएमसी के 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी में आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अब लगता है कैलाश विजयवर्गीय का बयान हवा में दिया गया बयान नहीं था, बल्कि उसमें कुछ सच्चाई भी है। ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए बंगाल में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने ममता कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और हाल ही में ममता कैबिनेट को छोड़ने वाले ये तीसरे मंत्री हैं। उनसे पहले शुभेंदु अधिकारी, लक्ष्मी रतन शुक्ला इस्तीफा दे चुके हैं। नंदीग्राम में खास प्रभाव रखने वाले शुभेंदु बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जबकि लक्ष्मी रतन पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के करीबी माने जाते हैं। राजीव बनर्जी का इस्तीफा राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया है। उनके भी बीजेपी में जाने की संभावना है। राजीव बनर्जी ने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। राजीव बनर्जी ने इस्तीफे में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खेद है, आज 22 जनवरी 2021 को मैंने कैबिनेट मंत्री पद से अपने कार्यालय से इस्तीफा भेज दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर को पाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कहा जा रहा है कि राजीव बनर्जी भी ममता बनर्जी की कार्यशैली और पार्टी के कामों से उनके भतीजे की बढ़ती दखलंदाजी से नाखुश चल रहे थे। त्यागपत्र देते हुए राजीव ने कहा, मैं परेशान और मानसिक रूप से आहत था और मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं दुखी हूँ और इससे मेरा दिल भी टूट रहा है, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मैं ममता बनर्जी के इतने सालों के मार्गदर्शन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं बंगाल के लोगों के लिए काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 30 और 31 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाने की संभावना है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उस दौरान कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कि भाजपा महासचिव व राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 40 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में होने का दावा पहले ही कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने नामों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही पार्टी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अगर उन्हें बीजेपी में शामिल कर लें तो बंगाल की सरकार ही गिर जाएगी। हम उनके बैकग्राउंड को चेक कर रहे हैं। पार्टी केवल स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही शामिल करेगी। माना जा रहा है ममता सरकार सत्ता से जाने वाली है। इसी वजह से चुनाव करीब आते देख टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन से लग गई है। टीएमसी के 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और उनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार की आहट से परेशान ममता बनर्जी अब तरह तरह के आरोप लगाने पर उतर आई हैं। यहां तक कि सीमा की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ को भी ममता बनर्जी ने सियासत में खींच लिया है। तमाम राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने वाले सीमा के प्रहरियों पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी के आरोपों का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने कहा कि वह एक गैर राजनीतिक ताकत है और सभी नेताओं, सभी दलों का समान रूप से सम्मान करते हैं। बीएसएफ ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक गैर राजनीतिक फोर्स है। हम सभी नेताओं को, पार्टियों को सम्मान देते हैं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है। बता दें कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मामलों के मंत्री और कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम और टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी, फरहाद हकीम, सुब्रत बख्शी, सुब्रत मुखर्जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। टीएमसी नेताओं के चुनाव आयोग के समक्ष कहा गया कि बीएसएफ के जवान पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। टीएमसी नेताओं ने कथित रूप से अवैध प्रवासियों और मतदाता सूची में रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में बीजेपी के दावों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो इसमें केंद्र सरकार की गलती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आगामी 2021
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन की पूरी पीठ के साथ राज्य में पहुंचे थे। भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि बीजेपी सीमा के आसपास के गांवों में बीएसएफ के जवानों को भेज रही है। बीएसएफ के जवान गांवों में जाकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए धमका रहे हैं, जिसको लेकर मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। फरहाद हकीम वही विवादास्पद नेता हैं जिन्होंने पहले कोलकाता के मुस्लिम बाहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। सीएए विरोधी दंगों के दौरान मुस्लिम दंगाइयों को शांत करने के लिए जिन्होंने व्यापक बर्बरता, आगजनी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, हाकिम ने उन्हें भाई का दर्जा दिया था। भाइयों के रूप में दंगाइयों को संदर्भित करते हुए हाकिम ने दावा किया था कि मुसलमानों द्वारा इस तरह के कृत्यों से बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने में मदद मिलेगी। फिर बंगाल के भी मुसलमानों को यूपी की तरह अपना सिर झुकाना ही होगा। इसके अलावा हाकिम को राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्रूर हत्याओं का मजाक उड़ाते हुए भी पाया गया। वहीं पार्थ चटर्जी ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल खतरनाक स्थिति में है और आयोग को इस पर गौर करना चाहिए। स्टेट पोल पैनल केंद्रीय और राज्य नियामक एजेंसीज के अधिकारियों के साथ चर्चा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं। खबरों के अनुसार राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए स्टेट पोल पैनल जल्द ही संभागीय आयुक्तों, जिला चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन पता नहीं क्यों अपनी कोरोना वैक्सीन की सही जानकारी नहीं देना चाहता। ऐसे में यदि कोई उसकी आलोचना कर दे तो एक पूरा तंत्र उस व्यक्ति को झुठलाने पर लग जाता है। मगर न चीन कंपनी और न ही चीनी मीडिया अपने वैक्सीन की विश्वसनीयता को साबित करने का कोई प्रयास कर रहे हैं और न ही उसके प्रभावकारी डेटा के बारे में ही कोई जानकारी देते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चीन को अपनी वैक्सीन विकासशील देशों को मुहैया करवाने के लिए काफी तारीफ मिली थी। कहा गया था कि चीनी कंपनीज सिनोवेक और सिनोफर्म द्वारा निर्मित वैक्सीन को अन्य पश्चिमी देशों की वैक्सीन की तरह कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं, जबकि अन्य कंपनीज द्वारा निर्मित वैक्सीन सिर्फ ठंडे तापमान में ही रह सकती हैं। ये सारी बातें ऐसी थीं जो हर हाल में चीनी वैक्सीन को ज्यादा बेहतर दिखा रही थीं। लेकिन धीरे धीरे इन दावों की पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई। एक समय तक चीन की दोनों कंपनीज अपनी वैक्सीन के 78% प्रभावी होने का दावा ठोक रही थीं, जो WHO के तय किए गए मानक से काफी अधिक था। इसके अलावा ये प्रतिशत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन और अमेरिका में विकसित mRNA आधारित टीकों से भी अधिक प्रभावी था। मगर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाला ताजा आंकड़े चीन के इस दावे को खारिज करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील के सिनोवेक वैक्सीन के लास्ट स्टेज ट्रायल में पाया गया कि चीनी वैक्सीन का प्रभाव 50 से 38% है, न कि 78। यानी उनके हिसाब से वास्तविक प्रभावी क्षमता अभी स्पष्ट नहीं है। इस तरह तुर्की ने इसकी प्रभावी क्षमता को 91.25 रखा और इंडोनेशिया ने इसकी प्रभावी दर को 65.3। इसके बाद ब्राजील ने अपने हालिया बयानों में कहा कि कुछ केसेस में दूसरों की तुलना में इसकी प्रभावकारिता का स्तर अधिक है। अब इस तरह के भिन्न भिन्न आंकड़ों के आने के बाद कुछ देशों ने चीन के इन वैक्सीन को समीक्षा कर रखा है और कुछ ने इसे रोल आउट करने का निर्णय लेकर कंपनी से सही जानकारी देने का अनुरोध किया। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने अपने देश की साख बचाने के लिए अपने लेख में दावा किया कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश चीन द्वारा निर्मित वैक्सीन को लेकर नकारात्मक सूचना प्रकाशित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन की वैक्सीन की छवि को धूमिल करने के लिए प्रेस बाहर आ गया है। उन्हें लग रहा है कि पूरा विश्व फाइजर और अन्य अमेरिकन और पश्चिमी देशों का इंतजार करेगा कि वो अतिरिक्त वैक्सीन तैयार करें और उनका टीकाकरण हो। ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोबल टाइम्स यहाँ भी वैक्सीन के प्रभाव पर जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि चीनी कंपनीज की साख बचाने के लिए दूसरी कंपनीज पर तंज कस रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन से होते दुष्प्रभावों के बारे में प्रकाशित की गई थीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर यदि देखें तो मीडिया चाहे कहीं की भी हो, महामारी से होती मौतों को हड़बड़ी में वैक्सीन से जोड़ना समझदारी नहीं। जो रिपोर्ट्स वैक्सीन से हो रही एलर्जी की चर्चा कर रही हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वैक्सीन से कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन बिना प्रमाण उन्हें मौतों से जोड़ देना गलत है। भारत में अभी तक 2.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बहुत कम केसेस एलर्जी या मृत्यु के आए हैं, लेकिन मीडिया हाउस सीधा वैक्सीन से हुई मृत्यु पर बात करने लगे, जबकि इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। मृत्यु का कारण टीका लेना था, जबकि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मृत्यु का कारण टीका लेना था।
18 जनवरी को कई एजेंसीज ने दावा किया कि यूपी में वैक्सीन लेने के बाद 48 साल के वार्ड बॉय की मृत्यु हो गई, जबकि सच्चाई ये थी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि इसका टीके से कोई संबंध नहीं है। उसकी मृत्यु का कारण कोई और बीमारी थी। कांग्रेस समर्थक साकेत गोखले ने भी ऐसे फर्जी दावे सनसनीखेज बनाकर पेश किए और कहा कि गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन लेने से बचना चाहिए क्योंकि इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है। चीन इस महामारी के समय में भी भारतीय मीडिया को प्रभावित कर रहा है। पिछले सालों में उस पर आरोप रहे हैं कि वो विदेशी पत्रकारों को उनके समर्थन में रिपोर्ट लिखने के लिए उकसाता है। हाल ही में प्रकाशित तमाम वैक्सीन विरोधी लेख ये प्रश्न उठाते हैं कि चीन अपनी साख बचाने के लिए अन्य देश की मीडिया को प्रभावित कर रहा है और अपनी वैक्सीन पर सही तथ्यों को देने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।